दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष भौतिक विज्ञान की नई क्लास को लेकर हाजिर हूं दोस्तों, जिसमें आज हम लोग एक नए तरीके से पढ़ेंगे। अभी तक जो हम लोग चैप्टर कवर कर रहे हैं वो समझ लीजिए उस चैप्टर का आज हम आखिरी पायदान पे आ चुके हैं। हम लोग पढ़ रहे थे भौतिक राशियों और उसके मापन के बारे में, लेकिन आज मैं आपसे बार बार क्यों कह रहा हूं कि आज हम एकदम नए टॉपिक को पढ़ रहे हैं दोस्तों, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज की टॉपिक अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है, बहुत बहुत कठिन। जितना स्तर दोस्तों कठिन हो सकता है उतने कठिन सवालों को लेकर मैं आज हाजिर हूं। आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 13,740 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। और आज हमारा जो लेक्चर है ये 458 नंबर का लेक्चर है, जो ये पार्ट चल रहा है, आज हमारा तीसरा पार्ट है। तो चलिए आगे देखते हैं कि कितनी अच्छी आपकी तैयारी है इन चैप्टर पर और आप कैसे सवालों का जवाब दे पाते हैं। यदि आपको भरोसा हो कि नितिन सर अच्छा पढ़ा लेते हैं, हमें सिखा लेते हैं, समझा लेते हैं, तो आप हमारे पेड कोर्स को एक बार जरूर ज्वाइन कीजिए। कम से कम एक मौका तो हमें दीजिए। जिंदगी में बहुत जगह आपने मौका दिया होगा, एक मौका दोस्तों हमें दीजिए। और हमने जो जीएस के बैच बनाए हैं एक बार आप पढ़ के देखिए, दोबारा आप जितना आज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं ना, इसका कई गुना ज़्यादा रिक्वेस्ट आप हमसे करेंगे कि नहीं सर हमें अलग अलग बैच भी आप दीजिए। हालांकि मैं काम कर रहा हूं, ठीक है, थोड़ा मेहनत लगता है। देखिए कंटेंट वाली चीज़ बनाना, अच्छा क्वालिटी देना है तो समय तो लगेगा, ठीक है, उससे भागा नहीं जा सकता है, ठीक है। चलिए सीधे सवालों पर आते हैं, ध्यान देंगे। आज हमारा 458 नंबर का लेक्चर है, ठीक है, और कुल मिला के 13,740 सवाल हमारे तैयार हो रहे हैं, ठीक है। पहला और आसान सवाल दोस्तों, एक पास्कल का मान क्या होता है, ठीक है। अच्छा, पास्कल दोस्तों किसका मात्रक होता है? तो आपको बताया गया है कि याद रखिएगा, चाहे दाब कहीं लिख दे या दोस्तों कहीं प्रतिबल लिख दे, ठीक है। दाब या प्रतिबल का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो इसका मात्रक होता है पास्कल। क्या होता है? इसका मात्रक होता है पास्कल, जो आप पीछे पढ़ते आए हैं, लेकिन अब अलग है। अब पूछ रहा है कि एक पास्कल का मान कितना होता है, कितने के बराबर होता है दोस्तों? तो यह 1 न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर के बराबर होता है। कितना? 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है 1 पास्कल। बहुत अच्छा सा सवाल है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो आपको न्यूटन याद आ रहा है दोस्तों, आपने किसके लिए पढ़ा था? बल के लिए पढ़ा था, ठीक है। बल के लिए या भार के लिए न्यूटन पढ़ा था, ठीक है। बल या भार का मात्रक कौन होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, ये जो न्यूटन था यह किसका मात्रक था? यह बल का मात्रक था या फिर यह भार का मात्रक था? तो वहां पर आपने इसे पढ़ा था, यहां थोड़ा सा अलग है, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अगला सवाल, करा तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या होता है? आज मैं आपको एक अलग से बताने वाला हूं। ऐसे तो तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक आपने पढ़ा था एंगस्ट्रॉम। क्या पढ़ा था दोस्तों? एंगस्ट्रॉम पढ़ा था, ठीक है, एंगस्ट्रॉम पढ़ा था, ये तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक। लेकिन इसके अलावा दोस्तों कभी कभी तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक मीटर भी कहा जाता है। आप कहेंगे मीटर तो दूरी का होता है या फिर विस्थापन का होता है। जी हाँ, दूरी या विस्थापन का मात्रक भी मीटर होता है, ध्यान देंगे। दूरी और विस्थापन, ठीक है, दूरी और विस्थापन का मात्रक भी दोस्तों मीटर होता है। उसके अलावा तरंग दैर्ध्य का मात्रक भी मीटर है। फिर आपने एंगस्ट्रॉम क्यों पढ़ाया था? एंगस्ट्रॉम दोस्तों याद रखिएगा, यह प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का मात्रक है, ठीक है। यह प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का मात्रक है, यह आप याद रखेंगे। लेकिन इसके अलावा कभी कभी परीक्षा में तरंग दैर्ध्य का मात्रक मीटर भी दे देता है। देखिए मैं दोषी नहीं हूं, फिजिक्स में जो है मैं वो पढ़ा रहा हूं। परीक्षा में जैसे उठपटांग सवाल बनते हैं मैं वो आपको बताने का मैंने तो दोनों बताया आपको ना। मैं ऐसा तो कह नहीं रहा हूं कि नहीं एंगस्ट्रॉम नहीं होता है, एंगस्ट्रॉम होता है, लेकिन उसके साथ साथ आप मीटर को भी याद रखें, परीक्षा में यह भी आ सकता है। इसलिए दोस्तों इसे जानिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ग्रीक एंगस्ट्रॉम को दोस्तों निरूपित कैसे करते हैं? तो ग्रीक स्तर ऐसे लैम्डा, इसको क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं लैम्डा, ठीक है। लैम्डा से निरूपित करते दोस्तों, ये डिनोट करते हैं, इससे प्रदर्शित करते हैं, ये इसके कहने का मतलब है। करा विद्युत ऊर्जा व्यय की वाणिज्यिक इकाई दोस्तों क्या होती है? बहुत ध्यान से देखिए क्या लिखा है, विद्युत ऊर्जा व्यय। विद्युत ऊर्जा व्यय की वाणिज्यिक इकाई क्या होती है आपको बताना है। तो इसे हम मापते हैं किलोवाट घंटा में, जिसे हम KWH कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं किलोवाट घंटा, ठीक है। क्या कहते हैं दोस्तों? किलोवाट घंटा से डिनोट करते हैं। इसी किलोवाट घंटा को
KWH कहा जाता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा सा सवाल है, इसको दिमाग में रखेंगे। परीक्षा में यहाँ तक दोस्तों सवाल पूछ लिया जाता है। विद्युत ऊर्जा व्यय की वाणिज्यिक इकाई दोस्तों ये यही है, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करा तरंग वेग की SI यूनिट क्या होती है बताइए। ठीक है, किसका? तरंग वेग, न कि तरंग दैर्ध्य, गलती नहीं करना है। अगर तरंग दैर्ध्य लिखा होगा तब दोस्तों मैंने यहाँ पर दो चीजें आपको समझाया कि या तो तरंग दैर्ध्य में एंगस्ट्रॉम को याद रखेंगे या तरंग दैर्ध्य में मीटर को याद रखेंगे। ठीक है, एंगस्ट्रॉम को कब याद रखेंगे? जब प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की बात होगी तब याद रखेंगे। ठीक है, ये अलग से याद रखिए। अभी जो दे रहा है ये वेलोसिटी के बारे में दे रहा है। वेग का मतलब क्या हो जाता है? सीधा सीधा वेग का मतलब हो जाता है वेलोसिटी। क्या हो जाता है? वेलोसिटी। करा कि तरंग वेग की SI यूनिट क्या होती दोस्तों, ये आप बताइए। तो इसकी SI यूनिट होती है मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? इसकी SI यूनिट होती है मीटर प्रति सेकंड। ये आप याद रखेंगे, केवल मीटर प्रति सेकंड, कोई स्क्वायर नहीं है साथ में। ये तरंग वेग की SI मात्रक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। करा ध्वनि प्रदूषण या ध्वनि प्रबलता का मापन दोस्तों किसमें किया जाता है? मैंने पीछे आपको पढ़ाया था, इसका मापन होता है डेसिबल में। क्या इसमें होता है? डेसिबल में मापन होता है। ध्यान दीजिएगा, चाहे आपसे ध्वनि प्रबलता पूछे, चाहे आपसे ध्वनि प्रबलता पूछे या आपसे दोस्तों ध्वनि प्रदूषण पूछे। ठीक है, ये दोनों के लिए याद रखेंगे। एक चीज दोस्तों यहीं पे और याद रखेगा, 80 डेसिबल से ऊपर, ठीक है, 80 dB, ठीक है, 80 डेसिबल से ऊपर की जो ध्वनि होती दोस्तों, ठीक है, ये हानिकारक होती है। किसके लिए? मनुष्य के लिए। ठीक है, अगर इसके ऊपर की ध्वनि आप सुन रहे हैं तो यह मनुष्य के लिए हानिकारक होती है। और एक आंकड़ा और लिखिएगा, 65 डेसिबल से ऊपर की जो ध्वनि होती है इसे WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या माना है? इसे ध्वनि प्रदूषण माना है। क्या माना है? ध्वनि प्रदूषण। यानी 65 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि अगर कहीं जो है आ रही है तो उसे ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में रखा जाता है। और ये मैं नहीं रख रहा, ये WHO का निर्देश है, तो इसे भी आप याद में रखेंगे, बहुत ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए। कारण निर्वात, निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती दोस्तों? निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, एक सवाल जो आपको याद आ रहा होगा कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो आप पढ़ते होंगे दोस्तों 8 मिनट का समय लगता है, या पढ़ते होंगे आप 500 सेकंड का समय लगता है, या आप पढ़ते नहीं, इनको छोड़िए, ये तो बहुत पुराना सवाल हो गया। अभी निर्वात में प्रकाश की गति के बारे में पूछ रहा है, तो यह गति है 3 गुणे 10 की घाते 8 मीटर प्रति सेकंड। कितना है दोस्तों? 3 गुणे 10 की घाते 8 मीटर प्रति सेकंड। ये दोस्तों प्रकाश की गति है। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, परीक्षा में ऐसा ही सवाल देगा। यदि मीटर से किलोमीटर पे जाना हो तो 3 और घट जाइएगा, तो 10 की घाते 5 किलोमीटर में आ जाएगा। आप जान ही रहे कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो आप अप डाउन कर सकते हैं, 3 का डिफरेंस होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। करा उच्च वेग का मात्रक क्या होता है? उच्च वेग का मात्रक होता है दोस्तों मैक। ठीक है, मैक। और स्पेशली बता दूं, ये मैक जो दोस्तों ना, ये उच्च वेग में समझिए ध्वनि से संबंधित होता है, ध्वनि के साथ इसका अनुपात होता है उच्च वेग। देखिए कभी कभी आपने सुना होगा कि कोई ऐसा दोस्तों रॉकेट है जो 1 मैक या 1.5 मैक पे चलता है। 1 मैक मतलब उसकी रफ्तार ध्वनि के रफ्तार के बराबर है, 1.5 मैक मतलब 1.5 गुना हो गया, 2 मैक मतलब 2 गुना हो गया, ये कहने का तात्पर्य होता है। तो यहां पर आप मैक याद रखिएगा। वेग का मात्रक क्या होता है? यहां तो उच्च वेग लिखा है, मान लीजिए परीक्षा में केवल वेग दे दे। ठीक है, वेग का मात्रक बताइए। वेग का मात्रक दोस्तों क्या होता है? क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या करेंगे? इतनी मार खाएंगे, दिमाग सही हो जाएगा। पीछे पढ़ा रहा हूं और इतना स्पीड में आप भूलते जा रहे हैं, कैसे काम चलेगा? ठीक है, क्या होता है? वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। कहां दिमाग चला गया? कहां न्यूटन पे चले गए जी? कुछ हो गया क्या आपको? नहीं, अरे आराम से पढ़िए, ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि भूल जाइए। तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या है दोस्तों? तो तरंग दैर्ध्य का मात्रक मैंने पहले बताया कि एक तो एंगस्ट्रॉम याद रखेंगे, एक एंगस्ट्रॉम याद रखेंगे, जो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य का मात्रक है ये याद रखेंगे, प्लस इसे लैम्डा से डिनोट करते हैं याद रखेंगे। और दूसरा तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, इसे भी जरूर से याद रखेंगे। ठीक है, भूलना नहीं है, मैं बार बार समझा रहा हूं, बाद में भूलेंगे तो मेरा दोष ना दीजिएगा कि सर एग्जाम में आया और मैं कर नहीं पाया। ठीक है, दाब का मात्रक क्या है? सर ये सब तो पढ़ चुके थे, फिर से क्यों पढ़ा रहे हैं? एक बार और पढ़ लीजिए, जवाब दे दीजिए।
दाब का मात्रक क्या होता है दोस्तों? दाब का मात्रक होता है पास्कल। क्या होता है? दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। और प्रतिबल का मात्रक भी पास्कल होता है। ठीक है, तो दाब का भी होता है और किसका दोस्तों? प्रतिबल का मात्रक भी क्या होता है? पास्कल होता है। इन दोनों को दोस्तों आप याद रखेंगे। ठीक है, पढ़ चुके तो कम से कम आपके लिए तो अच्छा नहीं कि 30 सवाल में कुछ ऐसे सवाल आपको मिल गए जिसका जवाब दोस्तों आप दे पा रहे होंगे। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक क्या दोस्तों? जूल। जूल के बारे में मैंने बताया था। जूल के बारे में याद रखिएगा कि कभी भी परीक्षा में ऊर्जा का मात्रक पूछ दे, कभी भी परीक्षा में कार्य का मात्रक पूछ दे, ठीक है, इन दोनों का जवाब क्या होगा? जूल। एक और लिखेगा कार्य के अलावा कृत कार्य दे देगा तो भी जूल कीजिएगा। ठीक है, अगर कार्य के जगह एक शब्द दे दे कृत कार्य, क्या कुछ नया हो गया? हाँ, नया तो हो गया, शब्द नया आ गया। तो कार्य और कृत कार्य दोनों का दोस्तों जूल होता है, ये आप याद रखेंगे। ऊर्जा मतलब एनर्जी, ऊर्जा मतलब सीधे सीधे एनर्जी को याद कीजिएगा। ठीक है, और वर्क मतलब क्या हो जाएगा? कार्य। ठीक है, तो इन दोनों का मात्रक क्या होता है? जूल ही होता है। परेशान नहीं होना है, जवाब यही रहेगा आपका। ठीक है, आगे बढ़िए। त्वरण का मात्रक क्या होता है दोस्तों? बहुत सोच समझ के बताइए। त्वरण, त्वरण किसे कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। हाँ, किसे कहते हैं? त्वरण। त्वरण कहते हैं वेग परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन की दर को। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण कहते हैं, यही होता है ना। ठीक है, तो आपको बताना दोस्तों त्वरण का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पीछे दोस्तों जो मैंने आपको पढ़ाया था वेग पढ़ाया था, वेग में मीटर प्रति सेकंड कराया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वेग में दोस्तों पीछे दिखा दे रहा हूं एक बार मैं, कहां कराया था? वेग में मात्रक क्या था दोस्तों? मीटर प्रति सेकंड। और यहां क्या हो जाएगा? त्वरण, क्योंकि परिवर्तन की दर निकालना इसलिए स्क्वायर लगाइए। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, तो इस वजह से जब पढ़े रहेंगे तो एग्जाम टाइम में याद आएगा, नहीं पढ़े रहेंगे तो कभी याद नहीं होगा। ठीक है, तो ढंग से पढ़िए और समझते चलिए। करा बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों? बल का मात्रक क्या होता है? दाब नहीं, बल का पूछ रहा है, तो बल का मात्रक तो दोस्तों न्यूटन होता है। ये तो काफी आसान है। अच्छा, किसका मात्रक न्यूटन होता है? तो एक तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, दूसरा भार का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, बल का मात्रक न्यूटन होता है और भार का मात्रक न्यूटन होता है। इन दोनों को याद रखेगा। पिछली क्लास में मैंने 3-4 बार बताया, फिर से बता रहा हूं, तो इन सारी चीजों को दोस्तों याद रखते चलिए। आगे बढ़िए। करा कृत कार्य का मात्रक क्या होगा? पुनः दोस्तों बता रहा हूं, कृत कार्य का मात्रक जूल होगा। हमेशा याद रखेंगे। ऊर्जा का मात्रक, ऊर्जा यानी एनर्जी का मात्रक भी जूल होता है। इसके अलावा दोस्तों कार्य यानी वर्क का मात्रक भी क्या होता है दोस्तों? जूल होता है। और कृत कार्य लिख देगा तो इसका मात्रक भी क्या होता है? जूल ही होता है। कंफ्यूज नहीं होना आपको, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, समझिए। आगे देखिए। करा आवेग का मात्रक क्या होता है? आवेग पूछ रहा है। ठीक है, आवेश नहीं। ठीक है, विद्युत आवेश जो पढ़ते तो वहां कूलाम पढ़ा था। आपको आवेश याद आ रहा है क्या? जो आवेश याद आ रहा है वहां मैंने आपको पढ़ाया था विद्युत आवेश। क्या पढ़ाया था? विद्युत आवेश। और विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता दोस्तों? तब वहां पे मैंने आपको कूलाम पढ़ाया था। यहाँ इसका कोई लेना देना नहीं, यहाँ तो सीधा सीधा आवेग का मात्रक पूछ रहा है। और आवेग का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन गुणे सेकेंड। क्या हो जाता है? न्यूटन गुणे सेकेंड। ठीक है, यानी इन दोनों का क्या होता है दोस्तों? जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आवेग की प्राप्ति होती है न्यूटन में, जब सेकंड का गुणा करते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। आगे लिख रहा है 1 माइक्रोन या माइक्रोमीटर। चाहे देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, माइक्रोन कुछ अलग से नहीं है, माइक्रोमीटर को ही माइक्रोन कहा जाता है। बहुत ध्यान समझिएगा, कहीं पे अगर माइक्रोन लिखा है तो माइक्रोन का मतलब क्या है? माइक्रोमीटर। करा 1 माइक्रोन में या फिर 1 माइक्रोमीटर में कितने एमएम होता है दोस्तों? ये आपको बताना है कितने एमएम होता है। तो याद रखिएगा, होता तो है 10 की घाते -3 mm। कितना होता है दोस्तों? 1 माइक्रोन में 10 की घाते -3 कर दिया। इसका मतलब -3 मतलब 3 सुनना, और माइनस लगाया तो इसका मतलब क्या? बटे में आ गया। देखिए एक नियम बताऊं, अगर मैं यहां 10 की घाते 3 करता ना तो 1000 मान लिया जाता।
मतलब 10 की घाते 10 पे 3 शून्य लगा देते हैं, लेकिन यहां 10 की घाते माइनस कर दिया गया ना, तो याद रखेगा यहां हो जाता है 1 का 1000वां, ठीक है। यानी ये 3 शून्य लगाएंगे ना तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एक का 1000 mm बराबर होता है, ठीक है। इतना mm हो जाता है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि 1 माइक्रोमीटर का कितना हो जाए, कितना mm, तो ये इतने mm के बराबर होता है। वैसे 10 की घाते -3 कीजिए या फिर 1/1000 कीजिए, एक ही बात हो जाती, इसको आप समझिएगा। अरे 10 की घाते 2 अगर स्क्वायर होता तो 10 दाम 100 हो जाता, 3 है तो 100 का फिर से कर लेंगे तो 1000 हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट होता है, इसको समझिए ध्यान से, ठीक है। एक चीज और, आज आप यहां तक कैसे पहुंच गए क्लास पढ़ते पढ़ते। आज तो हम वैसे तो तीसरी क्लास हमारी फिजिक्स की, केवल तीसरी क्लास है, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है, ठीक है। यहां तक का सफर दोस्तों तय करते हुए कुल 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ा दिया। ये 6 सब्जेक्ट कैसे कैसे पढ़ाया जरा सुन लीजिए एक बार, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री दोस्तों पढ़ाया गया कुल मिला के 45 लेक्चर में, यानी 1 नंबर से लेके 45 तक में। मिडावल हिस्ट्री पढ़ाया गया दोस्तों 46 से 91 लेक्चर में। मॉडर्न पढ़ाएगा दोस्तों आपको 92 से 150 लेक्चर में। तो यदि आपकी इच्छा है कि हम सर हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो ये तीनों सीरीज जाके देख लीजिए, 150 लेक्चर में बहुत बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाया गया है। इसी तरीके से हमने फिर जब समाप्त हो गया तो संविधान शुरू किया, 80 लेक्चर में संविधान पढ़ाया हूं। फिर 100 लेक्चर में मैंने आपको विश्व का भूगोल पढ़ाया। फिर 125 लेक्चर में हम लोगों ने धीरे धीरे बड़े मेहनत से इंडियन ज्योग्राफी को कवर किया। आज हम जो फिजिक्स कवर कर रहे हैं दोस्तों, ये जो विषय नया आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स विषय, ये दोस्तों आज फिजिक्स की हमारी तीसरे नंबर की क्लास है, ठीक है। किस नंबर की है, तीसरी क्लास आज हमारी फिजिक्स की। मेहनत चल रहा है, धीरे 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 ये भी समाप्त हो जाएगा। फिजिक्स पढ़ लेंगे तो केमिस्ट्री पे आएंगे, केमिस्ट्री पढ़ लेंगे तो बायोलॉजी पे आएंगे, बायोलॉजी पढ़ लेंगे तो इकोनॉमिक्स पे आएंगे। हाँ, साथ में जुड़े रहेंगे तो फायदा है जरूर मिलेगा। धीरे धीरे आपका एक एक सब्जेक्ट जो है कंप्लीट होता जाएगा। ऐसा नहीं कि बस खाली आ रहे हैं कुछ भी मसालेदार पढ़ के चले जा रहे हैं, नहीं, सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो तैयारी अच्छी होगी आपकी। आगे बढ़िए, अगला सवाल दे रहा है 1 पिकोग्राम, बहुत खतरनाक सवाल है। 1 पिकोग्राम का मान क्या होता है, सिर्फ आपको यह बताना है। 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है, केवल ये बात बता दीजिए हमें तो हम जान जाए, ठीक है। तो 1 पिकोग्राम जो होता है दोस्तों, यह 10 की घाते -12 ग्राम के बराबर होता है। यानी सीधा सीधा आप काउंट करेंगे ना तो आपको मिलेगा 1 ग्राम का 1 खरबवां हिस्सा, ठीक है। 1 ग्राम का 1 खरबवां हिस्सा जो होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, वो पिकोग्राम कहलाता है। सोचिए, इतना तक दोस्तों साइंस पहुंच चुका, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, पिकोग्राम में आप 12 याद रखेगा, बच्चा भूल जाता है बार बार। पिकोग्राम में हमेशा 12 याद रखेगा, -12 है, इसको ध्यान दीजिएगा। नैनो कण किसे कहते हैं दोस्तों, सिर्फ आपसे पूछ रहा है कि नैनो कण कहते किसे, नैनो कण किसे कहते हैं ये आपको बताना है। तो याद रखेगा जिसका आकार 1 से लेके 100 नैनोमीटर के बीच में होता है, ठीक है। जिसका आकार 1 से लेकर 100 नैनोमीटर, ठीक है, 100 नैनोमीटर के मध्य होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं नैनो कण। इतना छोटा कण को दोस्तों क्या कहा जाता है, नैनो कण के नाम से जाना जाता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। करा 6 फुट लंबा अगर कोई व्यक्ति है तो उसकी ऊंचाई दोस्तों नैनोमीटर में क्या होगी, ये बताइए। लंबाई कितनी है, 6 फुट, और 6 फुट के व्यक्ति की ऊंचाई दोस्तों नैनोमीटर में कितनी होगी, तो रटना पड़ेगा आपको, ठीक है। 183 × 10 की घाते 7 मीटर, ठीक है। सॉरी, नैनोमीटर में पूछ रहा है ना, तो इतना नैनोमीटर, ठीक है, मीटर कहां, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 183 × 10 की घाते 7 नैनोमीटर, ठीक है, नैनोमीटर, ये आप याद रखेंगे। इस तरह से दोस्तों आंकड़ा होगा, इसे याद रखेंगे यदि आप 6 फुट लंबे व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। एक आंकड़ा मोटी मोटा है। अच्छा, इतना तो ठीक है। वैसे ये नहीं पूछ करके अगर इसको मीटर में डिनोट करना हो तो कितना हो जाएगा, तो मीटर में आ जाएगा करीब 1.83 मीटर। कितना आ जाएगा, अगर मीटर लेंगे तो यही कितना आ जाएगा, 1.83 मीटर हो जाएगा। ये आप याद रखेंगे अगर आप 6 मीटर की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। तो इस तरह से भी आप याद रखेंगे। इसी तरह कह रहा है दोस्तों कि बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है। सी माने सीजीएस पद्धति में देखिए, सी माने क्या हो जाता है दोस्तों, सेंटीमीटर। सी मतलब क्या हो जाता है, सेंटीमीटर हो जाता है, तो आप जान ही रहे होंगे। जी मतलब दोस्तों ग्राम हो जाता है, और एस का मतलब दोस्तों सेकंड हो जाता है, ठीक है। तो ये सीजीएस पद्धति है। बल का
बल का अगर एसआई पद्धति में हम बात करते हैं, ठीक है, बल का एसआई पद्धति में जो मात्रक होता है वो होता है दोस्तों न्यूटन, ठीक है, क्या होता है, वो न्यूटन होता है। न्यूटन बल का भी होता है, न्यूटन भार का भी होता है, ये आप दोनों याद रखेंगे। लेकिन यहां सवाल अलग है, यहां बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है ये पूछ रहा है, तो तब हम उसको बोलते हैं डाइन। क्या बोलते हैं, तब हम उसे बोलते हैं डाइन, ठीक है। डाइन कब बोलेंगे, जब सीजीएस पद्धति पूछेगा तब। अगर एसआई पद्धति पूछ रहा है तब तो न्यूटन जवाब होगा, अगर सीजीएस पद्धति बोल रहा है तब डाइन होगा। अगर डाइन को न्यूटन से कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक डाइन में कितने न्यूटन होता है, ठीक है, एक डाइन बराबर कितना न्यूटन होता है, तो 10 की घाते एक न्यूटन में कितना डाइन होता है, न्यूटन बड़ा है, ठीक है, एक न्यूटन में कितना डाइन होता है, तो 10 की घाते 5 डाइन याद रखिएगा, कितना, 10 की घाते 5 डाइन। एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10 की घाते 5 डाइन होंगे, यदि आप इस तरह से देखेंगे तो, ठीक है। तो एकदम अच्छे से पढ़िए और ढंग से एक एक चीजें याद रखिए। आगे लिख रहा है 1 नैनोमीटर, अच्छा, नैनोमीटर में वही 10 की घाते 7 याद रखेंगे, का सेंटीमीटर में मान क्या होगा। अगर नैनोमीटर से आप कोई आंकड़ा सेंटीमीटर में लाना चाहते हैं तो दोस्तों मान क्या होगा, सीधे सीधे हमेशा याद रखेगा 10 के घाते -7 सेंटीमीटर, कितना, 10 के घाते -7 सेंटीमीटर, ये आप याद रखेंगे अगर सेंटीमीटर ला रहे हैं तो, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला दे रहा पार्सेक। पार्सेक किसका मात्रक है दोस्तों, तो पार्सेक जो है दोस्तों ये दूरी का मात्रक है, ठीक है। और याद रखेगा यह सबसे बड़ा मात्रक है, इससे बड़ा कोई मात्रक नहीं होता है, सबसे बड़ा मात्रक, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक दोस्तों कौन सा है, तो पार्सेक ही होता है, ये आप याद। बाकी प्रकाश वर्ष को भी दूरी का मात्रक मानते हैं, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो दूरी के मात्रक में प्रकाश वर्ष को भी मापा जाता है, पार्सेक को भी कहा जाता है, खगोलीय इकाई वगैरह भी इसी से संबंधित है, ये सब है, तो इसको भी ध्यान देंगे। करा माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम और फर्मीमीटर में लंबाई की सबसे छोटी इकाई दोस्तों कौन सी है, क्या, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा है दोस्तों फर्मीमीटर। क्या दोस्तों, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा फर्मीमीटर है, ये आप ध्यान देंगे, स्टार लगा लीजिए, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया, ठीक है। फर्मीमीटर सबसे छोटा होता है, याद रखेंगे। अच्छा, एक बैरल में दोस्तों कितना लीटर होता है, तो याद रखेगा 159 लीटर होता है, ठीक है, 159 लीटर होता है। खास करके जो कच्चे तेल होते हैं दोस्तों, कच्चे तेल का मापन, ठीक है, कच्चे तेल का मापन दोस्तों वो इसी प्रकार किया जाता है, बैरल में किया जाता है। एक बैरल कितने लीटर के बराबर होता है, तो 159 लीटर में के बराबर एक बैरल होता है, इसको आप ध्यान देंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, करा मेगावाट। मेगावाट दोस्तों किसका मात्रक है, तो याद रखिएगा मेगावाट जहां बिजली उत्पादन होता है वहां मेगावाट में इकाइयां लगी होती हैं, तो सीधा सीधा यह बिजली उत्पादन की दर को बताता है। क्या बताता है, बिजली उत्पादन की दर, ठीक है। बिजली उत्पादन की दर का मात्रक क्या होता है दोस्तों, मेगावाट है, इसको आप याद रखेंगे मेगावाट, ठीक है। ये भी आपके लिए अच्छा सवाल है। अगले सवाल पर आइए, करें टैकियान। टैकियान का अर्थ क्या होता है दोस्तों, पहली बात तो दोस्तों यह एक परिकल्पनात्मक बात है, ठीक है, परिकल्पनात्मक, ठीक है, परिकल्पनात्मक है, यानी सिर्फ हमारी कल्पना में है, ऐसा पता नहीं है भी कि नहीं है, कुछ कहा नहीं गया। वैसे तो दोस्तों देखा जाए तो प्रकाश की गति बहुत तेज होती है, लेकिन यहां कहा गया कि प्रकाश की गति से भी तेज चलने वाला जो कण होता है वो टैकियान कहलाता है, ठीक है। तो याद रखेगा प्रकाश की गति से तीव्र चलने वाले कण, ठीक है। ऐसा भी संभव है क्या, बिल्कुल, प्रकाश की गति से भी तीव्र चलने वाले कण, ठीक है, चलने वाले क्या कहलाते हैं दोस्तों, जो कण होते हैं उन्हीं को हम टैकियान कहते हैं। ये परिकल्पनात्मक बातें दोस्तों, पता नहीं ऐसा कण है या नहीं है, इसीलिए दोस्तों इसको ऐसा कहा गया। हालांकि विज्ञान ने खोजा है, ढूंढा है, प्रयास कर रहा है, तो लोग परिकल्पना करेंगे तभी तो वहां तक पहुंचेंगे। एक कार्बन क्रेडिट किसके समतुल्य है दोस्तों, एक कार्बन क्रेडिट किसके समतुल्य यानी किसके बराबर माना जाता है। कार्बन क्रेडिट की बात कर रहा है तो एक कार्बन क्रेडिट लगभग 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है, ठीक है,
कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य माना जाता है। कितना? 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य एक कार्बन क्रेट माना जाता है। इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। ये सब आंकड़े हैं और ध्यान से पढ़िए। डॉप्सन दोस्तों किसका मात्रक होता है? डॉप्सन, ठीक है। डॉप्सन किसका दोस्तों? तो डॉप्सन जो मात्रक होता है ये ओजोन परत का मापक है, ठीक है। ओजोन परत का मापन, ठीक है। ओजोन परत का मापन किससे किया जाता है? डॉप्सन से किया जाता है। अच्छा एक सवाल बताइए, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस, ठीक है, ये कब मनाया जाता है? तो हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब? ओजोन परत संरक्षण दिवस ये हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। और एक डॉप्सन कितने mm के बराबर होता है दोस्तों? एक डॉप्सन कितने mm के बराबर होता है? तो 1/100 mm। कितना? एक डॉप्सन बराबर 1/100 mm होता है। यह भी याद रखेंगे। ओजोन परत जानते हैं ना, ओजोन परत जो आसमान में है, अरे जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है, ठीक है, ये उसी परत की मोटाई को मापने में दोस्तों यूज होता है डॉप्सन। करा 1 किग्रा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब का समतुल्य मान दोस्तों कितना होता है? तो इसको 1 बार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इतना बराबर क्या हो जाता है? 1 बार हो जाता है, ठीक है। 1 बार बराबर 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब जो होता है इसको 1 बार के रूप में जाना जाता है। करा कैलोरी, किलो जूल और वाट में से कौन सी एक उष्मा की इकाई नहीं है? तो वाट याद रखेगा, ठीक है। वाट जो दोस्तों यह उष्मा की इकाई नहीं है। फिर वाट अगर उष्मा की इकाई नहीं है तो वाट किसकी इकाई है? यह मैंने पीछे आपको बताया था, यह शक्ति का मात्रक होता है। यह आप ध्यान देंगे, ठीक है। वाट क्या दोस्तों? यह शक्ति का मात्रक है, ठीक है। शक्ति का मात्रक है, यह उष्मा की इकाई नहीं है। हाँ, उष्मा की इकाई पूछेगा तो चाहे कैलोरी हो जाए, चाहे किलो कैलोरी हो जाए, चाहे किलो जूल हो जाए, ये सब होता है उष्मा में। मुख्य रूप से हम जूल को मानते हैं, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला दे रहा है सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्ग और जूल में से कौन सी एक उष्मा की इकाई नहीं है, ठीक है। तो उष्मा की इकाई में दोस्तों सेंटीग्रेड नहीं आता, ठीक है। सेंटीग्रेड तापमान की इकाई है, ना कि उष्मा की, ठीक है। तो लिखिएगा यहाँ पर जो सेंटीग्रेड दिया है, सेंटीग्रेड, ठीक है, सेंटीग्रेड तापमान की इकाई है, तापमान की इकाई है, उष्मा की नहीं, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे। यहाँ आपसे तापमान नहीं बल्कि उष्मा पूछा है, इस वजह से कैलोरी, अर्ग और जूल तो होंगे लेकिन सेंटीग्रेड नहीं होगा। इसे आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों यहीं पे आज की क्लास समाप्त होती है। 30 सवाल तो लगता है बड़ा जल्दी समाप्त हो जाता है, ठीक है। कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़ते चलिए। और आज का हमारा चैप्टर भी यहीं पे द एंड होगा, ठीक है। अब अगला जो हमारा चैप्टर होगा वहाँ हम और विधिवत चीज़ों को अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आएगा पढ़कर, ठीक है। तो चलिए सेशन फिलहाल यहीं समाप्त होता है और बहुत सारे हमारे पास बैच भी हैं। आपको अच्छा लगे तो हमारा बैच जरूर ज्वाइन कीजिए, एक मौका दीजिए हमें और साथ में पढ़ के देखिए कुल मिला जुला के कहीं ना कहीं से अध्ययन तो आप कर ही रहे होंगे, तो क्यों ना एक बार नितिन सर को चांस दीजिए। मेरे साथ पढ़ेंगे तो हो सकता है चीज़ें और बेहतर ढंग से समझ में आए, ऐसा मुझे लगता है। यदि आपको भी लगे तो प्लीज़ आप आइए जरूर से। आना कहाँ कैसे है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज दीजिए, हमारी टीम आपसे कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।